आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है नाइट ऑफ द मिसिंग, जो रिसेंटली रिलीज हुई है। ये हॉरर है, सुपरनैचुरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये मूवी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप उसको देखकर एंजॉय कर सके। तो चलते हैं अब हम अपनी मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है, जो यूनिट 91 की पुलिस ऑफिसर से कुछ पूछ रहा होता है कि वो सेव है कि नहीं। इस पर यूनिट 19 की ऑफिसर जवाब देती है वो बिल्कुल ठीक है, और पुलिस स्टेशन दोबारा वापस जा रही है। और उसकी कार में एक डेड बॉडी है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस हेडक्वार्टर पर, जहां कोई भी मौजूद नहीं होता क्योंकि आज क्रिसमस था, जिसकी वजह से सब क्रिसमस की छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहां एक शख्स जिसका नाम विंस्टन है पुलिस हेडक्वार्टर की सफाई कर रहा था। तभी लाइट चली गई थी और उसी दौरान वहां एक औरत रोती हुई आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था, और वो विंस्टन को वहाँ के शेरिफ को बुलाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद शेरिफ जिसका नाम हडसन है वहाँ आ जाती है, और फिर विंस्टन शेरिफ हडसन को उस औरत के बारे में बताता है। फिर हडसन विंस्टन से कहती है अगर तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया है तो तुम घर जा सकते हो। उसके बाद हडसन उस औरत से पूछती है तुम्हें किसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। हडसन की बात सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है और दीवार की तरफ चल पड़ती है, जहाँ बहुत से लोगों के मिसिंग होने की तस्वीरें लगी हुई थी। वो इन तस्वीरों में से एक बच्चे की तस्वीर निकालती है और कहती है इस बच्चे की। उस बच्चे का नाम है जोई। जब हडसन ये सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, और फिर वो लेडी जोई के गुम होने की कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि जोई को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था और उस रात वो आइसक्रीम खाना चाहता था, मगर आइसक्रीम खत्म हो गई थी और उसे कैंडी नजर आती है, और वो अपनी माँ से छुपकर वो कैंडी लेने की कोशिश करता है। तभी उसे टीवी पर आइसक्रीम की एड दिखाई देती है और साथ ही एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। वो डर जाता है और टीवी को जल्दी से ऑफ कर देता है, मगर टीवी के ऑफ हो जाने के बाद भी वो म्यूजिक बंद नहीं होता। असल में उस म्यूजिक की आवाज बाहर से आ रही थी, ना कि टीवी से। वो उस आवाज को फॉलो करता है और उस आइसक्रीम वैन के पास पहुंच जाता है जिससे उस म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो जब उस वैन को देखता है तो बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो वैन बिल्कुल वैसी थी जैसी उस टीवी वाली एड में दिखाई गई थी। जोई उस वैन के करीब पहुंच जाता है। वैन में से एक हाथ निकलता है और उसे कैंडी देता है, मगर जोई कहता है मुझे कैंडी नहीं आइसक्रीम चाहिए। तब वो हाथ उसे आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम देखकर जोई बहुत खुश हो जाता है और आइसक्रीम लेकर घर जाने लगता है, मगर वो हाथ उसे बुलाता है और आइसक्रीम के बदले उससे कुछ मांगता है। जोई को लगता है वो पैसे मांग रहा है, मगर जोई कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी मामा से लेकर आता हूँ। मगर वो हाथ इनकार कर देता है, और फिर देखते ही देखते हाथ लंबा होना शुरू हो जाता है और जोई तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसे जोई से पैसे नहीं बल्कि उसे जोई की सोल चाहिए थी। और फिर जोई का जिस्म बर्फ की तरह जमने लगता है और उसके हाथ में जो आइसक्रीम थी उसमें से खून निकलने लगता है, और अगले ही पल जोई गायब हो जाता है और वो वैन वहाँ से चली जाती है। जोई उस वैन में कैद हो जाता है। वो बहुत चिल्लाता है और उस वैन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बहुत ही भयानक शक्ल वाला जोकर उसे आकर डरा देता है और बाहर निकलने से रोकता है। उसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। उस लेडी की कहानी सुनने के बाद हडसन मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूंगी। तब लेडी आगे बढ़ती है और कहती है मुझे ये भी पता है कि टैमी राइट कैसे गायब हुई। टैमी राइट की तस्वीर भी वहाँ लगी हुई थी। वो 23 साल की लड़की थी। फिर वो लेडी टैमी राइट कहानी सुनाने लगती है। अब हम टैमी राइट को देखते हैं, जो कि अपने घर में अकेली रहा करती थी। जिस रात वो गायब हुई उस रात वो काफी मजे कर रही थी। वो अपनी माँ की रिकॉर्डिंग को सुनती है, जिसमें उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम जल्दी घर लौट आओ। टैमी को अपने पेरेंट्स से मिले हुए काफी टाइम गुजर चुका था। अब टैमी टीवी देखती है। टीवी देखते देखते वो सो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को सामने खड़ा हुआ देखती है, और उसके हाथ में फोन होता है और साथ ही सारे घर में आग लग जाती है। अब टैमी घबरा कर उठ जाती है।
असल में जो कुछ ऊपर हुआ वो सब एक डरावना ख्वाब था। वो उठकर बैठ जाती है, तभी अचानक से टीवी खुद ही ऑन हो जाता है और वो टीवी देखने लगती है जहाँ एक डेटिंग कॉन्फ्रेंस कंपनी का एड आ रहा होता है। टैमी जल्दी से उस पर दिए गए नंबर पर कॉल कर देती है। उसकी कॉल करने के कुछ देर बाद उसे एक लड़के का कॉल आता है जिससे वो बातें करने लगती है। वो उससे बातें करती है और उस बातों को एंजॉय करती है। बातें करते हुए उसे एहसास होता है कि वो लड़का काफी नर्वस है। वो उसका काफी मजाक उड़ाती है और आवाजें निकालती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो लड़का उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर टैमी उसे बोलने के लिए कहती है। उस पर वो लड़का कहता है, तुम्हें टीवी से कुछ दूर होकर बैठना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उस वक्त टीवी से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर वो लड़का टैमी से कहता है, मुझे पता है कि तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं। जब ये सब टैमी सुनती है तो वो फोन को फौरन कट कर देती है। फिर अचानक से सारे घर की लाइट खराब हो जाती है और उसे दूसरे कमरे में उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें पता है किसी को खोने का कितना गम होता है और किसी को वापस पाने से कितनी खुशी मिलती है। वो बस ये बात करती है और गायब हो जाती है। उसे फिर फोन की रिंग सुनाई देती है और वो डरते हुए कॉल रिसीव करती है तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी माँ की आवाज सुनती है तो वो डर जाती है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। तभी उसके टीवी से एक अजीब रोशनी निकलती है। तब टैमी कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मगर वो लाइट उसे लेकर गायब हो जाती है। टैमी का सॉरी कहना इस बात का इशारा था कि उसने कोई ना कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से वो सबसे अलग रहती थी। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ वो लेडी कहती है, इस तरह टैमी गायब हुई थी। इस पर हडसन खामोश ही रहती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तब ही हडसन को किसी की कॉल आती है। वो लेडी उससे कहती है, कॉल को पिक करो। हडसन उस कॉल को पिक करती है। दूसरी तरफ एक लेडी होती है जो काफी परेशान होती है। हडसन उसे कहती है, आप परेशान मत हो, ये बस तूफान है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब बाहर काफी खराब मौसम था और घर में रुकना ही सबके लिए बेहतर था। फिर वो लेडी हडसन को कहती है कि मिसिस फ्रांसिस कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। इस पर हडसन कहती है, आपको कैसे पता कि वो मिसिस फ्रांसिस थी? इस पर वो लेडी कहती है, कभी कभी सच आपके सामने ही होता है मगर आपको पता नहीं होता। फिर वो एक और तस्वीर निकालती है, उसका नाम है लाइला कैमरन। अब वो उसकी कहानी बताने लगती है कि हम एक खाकरोब को सफाई करते हुए देखते हैं। उसे किसी की आवाज आती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है जहां पूरे सिटी का एक मॉडल रखा हुआ था। तभी वो खाकरोब उसमें देखता है। उसे वहां दो लड़कियां नजर आती हैं जो जिंदा थी। दोनों को चोट लगी हुई थी और दोनों मदद के लिए पुकार रही थी। उसमें से एक लाइला थी। लाइला की दोस्त ज्यादा घायल हो जाने की वजह से मर जाती है। उसके बाद लाइला गैसोलीन ऑयल को सारी सड़क पर फैला देती है। वहाँ रहने वाले सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब कुछ उस मॉडल में हो रहा था। वो सब लोग एक टॉय की तरह लग रहे थे। फिर अचानक से वो सभी लोग गायब हो जाते हैं और लाइला जो आग लगाने वाली होती है एकदम से बेहोश हो जाती है। वो खाकरोब लाइला के टॉय को हाथ से पकड़कर बाकी सबके साथ रख देता है। फिर दिखाया जाता है कि वो टॉयज उस मॉडल में आग लगा देते हैं जिससे सारा शहर जलने लगता है, मगर उस खाकरोब को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे ये सब तो कहानियाँ कंफ्यूज कर रही हैं, मगर इन सब कहानियों के पीछे क्या राज था वो आपको एंड पर पता चलेगा। हडसन को इस कहानी को सुनकर भी कुछ समझ नहीं आता और वो उस लेडी से कहती है, तुम यहाँ आराम से बैठो और जितनी भी कहानियाँ सुनानी है सुनाती रहो, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन वो लेडी हडसन को रोकती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से कोई वादा किया था? तो हडसन कहती है हाँ। लेकिन वो लेडी हडसन से पूछती है कि कोई ऐसा वादा बताओ जो तुमने किया हो मगर तुम्हें पता हो तुम पूरा नहीं कर सकती। इस पर हडसन कोई जवाब नहीं देती। फिर लेडी उन सब मिसिंग तस्वीरों की तरफ बढ़ती है। एक लड़का जिसका नाम विल था उसकी कहानी सुनाने लगती है। विल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक घर का नक्शा
नक्शा दिखाती है और उसे कहती है मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पर थोड़ी देर बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं क्योंकि विल ड्रग को सप्लाई करता था और वो ड्रग सप्लाई करने जाने लगता है। तो कैरल जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसे मना करती है, मगर वो कहता है ये सब वो घर को बनाने के लिए ही कर रहा है। तो वो मान जाती है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि विल और कैरल को उनके ड्रग साथी मारते हैं। विल अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो फिर भी उसे मार देते हैं। उसे मारने की वजह ड्रग डील का कैंसिल होना था, जिसकी वजह से उसके साथियों को बहुत नुकसान हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते बाद पर, जहाँ विल अपनी गर्लफ्रेंड की स्पिरिट से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से घर में अजीब चीजें होने लगती हैं जिससे विल डर जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से राब्ता करता है। असल में जिम कैरल के डेथ केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन विल ने उसे ये सब नहीं बताया होता कि कैरल को उसके ड्रग साथियों ने मारा है, क्योंकि इस तरह वो भी फंस सकता था। फिर उसके ड्रग पार्टनर्स उसके घर आते हैं पैसे लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना वक्त दिया था वो खत्म हो गया था। विल कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो फिर पैसों के बदले ड्रग मांगते हैं, मगर विल कहता है वो ड्रग तो ऑफिसर लेकर चले गए हैं। वो दोनों विल को मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं, मगर इससे पहले तो वो विल को मारते कोई अनजान शक्ति उन दोनों को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। विल ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी ऑफिसर जिम भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर विल जल्दी से उन लाशों को छुपा देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऑफिसर को उस पर शक ना हो जाए। ऑफिसर जिम घर के अंदर आ जाता है और कुछ देर उससे बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे वहाँ कोई भी मशकूक चीज नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है वो लाशें उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और विल से उनके बारे में पूछता है। लेकिन विल उसे कुछ जवाब देने की बजाय उसे गन से शूट कर देता है और खुद को भी शूट करने लगता है। मगर फिर हम देखते हैं कि विल के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड कैरल की आत्मा होती है, जो उसे खुद को शूट करने से रोकती है। कैरल ने ही उसके ड्रग पार्टनर को मारा था और विल को बचाने के लिए उसने ही ऑफिसर जिम पर गोली चलाने के लिए विल को मजबूर किया था। और इसके साथ ही ये कहानी भी खत्म हो जाती है और विल बच जाता है। इस कहानी के खत्म होते ही हडसन मान लेती है कि ये लेडी दिमागी मरीजा है। वो उस पर चिल्लाती है और हेडक्वार्टर छोड़कर जाने लगती है। फिर वो लेडी कहती है तुम भाग नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है तुमने उन्हें कैसे मारा था। ये सुनकर हडसन बौखला जाती है और कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो और तुम ये क्या कह रही हो। और लेडी कहती है मुझे पता है तुमने उन सबको कैसे मारा। हडसन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी टोन भी चेंज हो जाती है और फिर वो उस लेडी पर हमला कर देती है। ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई शैतान आ गया हो और सब तस्वीरें भी हडसन को ही देख रही होती हैं। वो लेडी मुसलसल उसे मर्डरर मर्डरर कहकर पुकार रही होती है और हडसन उसे शूट कर देती है और उस लेडी को मार देती है। तभी वहाँ विंस्टन आ जाता है, जो हडसन को शूट करते हुए देख लेता है, लेकिन वो हडसन को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर सीन यहाँ कट हो जाता है और फिर दोबारा दिखाया जाता है कि हडसन उस लेडी के बॉडी को इलेक्ट्रिक कटर के साथ काट देती है और उसके सभी पार्ट्स को एक थैले में भर कर वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है पूरे हेडक्वार्टर में आग लग जाती है और वहाँ मौजूद सब कुछ जलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ लगी हुई मिसिंग तस्वीरों में एक तस्वीर उस लेडी की भी होती है, उस लेडी की जो इस वक्त हडसन को वो सब कहानियाँ सुना रही होती है। अब बात करते हैं हडसन की। हडसन कौन थी? असल में हडसन एक डेविल थी, एक विचक्राफ्ट थी, जो लोगों से उनकी सोल ले लेती थी और लोगों का शिकार करना उसका शौक था। और जितने भी लोग मिसिंग थे वो उनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करती थी, क्योंकि उन सब के पीछे उसी का हाथ होता था। और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।